यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में क्रमशः हम चर्चा कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है, परीक्षा का समय है, जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक ये वीडियो आप पहुँचाने का काम करिए। प्लेलिस्ट बीएड सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं, कंपलसरी पेपर, उसको पाने के लिए आपको यशन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। तो सर्च करके यशन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिया गया है, फर्स्ट पेपर से संबंधित भी और जो फोर्थ पेपर आपका है जनसंख्या शिक्षण एवं पर्यावरण शिक्षण, उससे संबंधित भी जो टॉपिक है उसको वीडियो बनाया गया है आपके लिए। तो वहाँ जा कर के आप उसको सर्च कर सकते हैं। आइए आज चर्चा करते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने चर्चा किया था कि शिक्षण आव्यूह क्या होता है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। तो टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में हमने आपको बताया था कि किसी भी शैक्षिक उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य योजना हम तैयार करते हैं, जो योजना हम तैयार करते हैं, जो नियोजन हम करते हैं, उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। उसके अंतर्गत जो शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, सूत्र, सिद्धांत, शिक्षण अधिगम सामग्री जो कुछ भी आता है उसी के अंदर आता है। क्योंकि जब हम स्ट्रेटजी तैयार करेंगे तो कौन सी विधि लगाएंगे, कौन सी प्रविधि, कौन सा सूत्र, कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री, सब कुछ तय करते हैं। तो उसी के अंदर ये सब आता है और सब कुछ ये होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए। जो कुछ भी हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं वो टीचिंग स्ट्रेटजी जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए ही किया जाता है। तो एक लाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं, एक कार्य योजना तैयार करते हैं और उसी पे हम काम करते हैं जाकर के क्लासरूम में, तो उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कि जो शिक्षण आव्यूह है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। जो शिक्षण आव्यूह है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो शिक्षण आव्यूह के कुल दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो अधिनायकवादी या प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह। अधिनायकवाद या प्रभुत्ववाद, प्रभुत्ववाद का मतलब होता है जिसपे किसी एक आदमी का प्रभुत्व हो, तानाशाही हो कह सकते हैं आप, यानी जिसका पूरा नियंत्रण उस पर होता है उसी को प्रभुत्व बोला जाता है। प्रभुत्व का मतलब ही पूरा का पूरा नियंत्रण उसका है, तभी बोला जाएगा। तो अधिनायकवाद या प्रभुत्ववाद शिक्षण आव्यूह एक पहला प्रकार है और दूसरा प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक शिक्षण आव्यूह ये दूसरा प्रकार है। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जब अधिनायकवाद या ये दूसरा वाला प्रभुत्ववादी, तो जब तानाशाही का मतलब हो गया एक तरीके से कि किसी एक व्यक्ति विशेष का उस पर संपूर्ण अधिकार, यानी वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तो यह जो परंपरागत विधियां होती हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं उसमें वही विधियां शामिल हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, अधिकतर वही विधियां शामिल हैं। कुछ नई विधियां हैं लेकिन उसको हम दोनों में रखते हैं और मुख्य रूप से जहां है वहां आपको बताया गया है। तो इसमें जो विधियां होती हैं उस पर संपूर्ण अधिकार जो होता है वो एक टीचर का होता है, एक शिक्षक का होता है। जैसे हम व्याख्यान की अगर हम बात करें तो व्याख्यान में होता क्या है कि टीचर जो है वह बच्चों के दिमाग में जब कोई ज्ञान जबरदस्ती ठूसना चाहता है तो वह व्याख्यान का सहारा लेता है। जब एडगर डेल ने यह बताया कि जितने ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम अधिगम करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान अस्थायी होगा, जितना अधिक से अधिक ज्ञान हम अर्जित करने के लिए हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान अस्थायी होगा। जैसे अगर हम कोई चीज़ केवल देख के पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ हम देख करके और सुन करके पढ़ रहे हैं, तो जो देख करके और सुन करके पढ़ रहे हैं उसमें दो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हो रहा है और जो केवल देख करके हम पढ़ रहे हैं उसमें केवल एक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ पे दो ज्ञानेंद्रियों का हम प्रयोग कर रहे हैं वह ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अगर हमने 3 ज्ञानेंद्रिय प्रयोग किया तो और प्रभावशाली, 4 ज्ञानेंद्रिय प्रयोग किया तो और प्रभावशाली। इस तरीके से जितने अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हम करके पढ़ते हैं, सीखते हैं, उतना ही हमारा ज्ञान अस्थायी होता है।
तो यहाँ पे जो व्याख्यान विधि होता है उसमें केवल क्या होता है, हम सुनने का काम केवल करते हैं, यानी केवल हमारी एक इंद्रिय काम करती है। और व्याख्यान में होता क्या है कि आप क्लासरूम में जब बैठते हैं और टीचर व्याख्यान करता है तो आदत होती है, आदत नहीं, ये तो सबका एक समझिए कि वो करना ही करना सबको होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा होकर के व्याख्यान कर रहा हूँ और व्याख्यान करने के लिए मैं एकदम स्पीड अपना पकड़ाया हूँ और जितने बच्चे उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं सब हमारी तरफ ही देखेंगे, बिना देखे उनको समझ भी कुछ भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ डेस्क रखा हो, डेस्क के नीचे से हम बोलें और केवल आवाज़ निकल के आए जैसे रेडियो में निकल के आता है, तो क्या उतना महत्वपूर्ण वह उतना प्रभावशाली होगा? वही टीचर जिसको देख करके बच्चे सुन रहे हैं और टीचर वहीं गायब हो जाए, वहीं से केवल आवाज़ निकाले, तो क्या दोनों का प्रभावशीलता समान होगा? नहीं। जब टीचर दिखता है तो कुछ और प्रभावशाली होता है, जब टीचर नहीं दिखता है तो कुछ और प्रभावशीलता उसकी होती है। तो इस प्रकार से बच्चे उसी टीचर को देख करके सुनते हैं। अब एक जगह पे ही खड़ा होकर के अगर टीचर अपने लेक्चर को दे रहा है तो बच्चे एकटक उस टीचर को देख करके धीरे धीरे भावशून्य हो जाते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और वो क्लास में ही सोने लगते हैं, वो क्लास में ही सोने लगते हैं। आप भी अगर इसको चेक करना चाहें तो किसी एक तरफ आप कुछ देर तक ध्यान अपना एकाग्रचित कर लीजिए, एकदम ध्यान से उसी तरफ देखिए, तो लगता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो शून्य होता चला जा रहा है और धीरे धीरे वही शून्यता की स्थिति वहाँ व्याख्यान विधि में आ जाती है। तो काम जो करना होता है वो शिक्षक को करना होता है, छात्र जो होता है वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में कोई सुनता है और धीरे धीरे वही सो जाता है। यही स्थिति होती है। तो प्रभुत्व जो यहाँ पे होता है वो किसका होता है? शिक्षक का होता है। तो इसीलिए इसको अधिनायकवादी या प्रभुत्ववादी विधियों में इसको रखा गया है। तो आपको मुख्य रूप से यहाँ पे केवल यही जानना है कि अधिनायकवादी विधियाँ कौन सी हैं और प्रभुत्ववादी विधियाँ कौन सी हैं, केवल इतना ही आपको यहाँ चेक करना है। अधिनायकवादी विधियों में शिक्षक का प्रभाव होता है और जो लोकतांत्रिक विधियाँ या प्रजातांत्रिक शिक्षण आदि होते हैं उसमें ये बाल केंद्रित या मनोविज्ञान के प्रयोग पे आधारित होती है। अब मनोविज्ञान का मतलब हो गया यदि हम बच्चे की आयु के आधार पे, बच्चे की क्षमता के आधार पे, बच्चे की योग्यता के आधार पे, बच्चे की रुचि के आधार पे, बच्चे की आवश्यकता के आधार पे, तमाम जो बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बच्चे के लिए हम होना चाहिए उसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो यह जो आएगा वो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण आदि में आएगा। तो दोनों में अंतर यही है, यहाँ प्रधान शिक्षक होता है और यहाँ पे प्रधान मतलब जो फोकस होता है वो पूरा का पूरा बच्चे पे होता है, यानी बच्चा क्या चाहता है हम उस प्रकार से करेंगे और यहाँ पे शिक्षक जो चाहता है वही करता है। तो इस टाइप से दोनों में यही अंतर है। तो इसमें जो अधिनायकवादी या प्रभुत्ववादी शिक्षण आदि है उसमें व्याख्यान हो गया, पाठ प्रदर्शन आप जानते होंगे कि जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग के पहले जब आप माइक्रो टीचिंग का क्लास लिए होंगे तो उसके पहले जो भी टीचर होंगे वो 5 मिनट 10 मिनट का एक पाठ प्रदर्शन किए होंगे। अब अगर नहीं किए होंगे तो करना चाहिए। सबसे पहले किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, किस प्रकार से करना है, एक आदर्श प्रस्तुत हम करें, उसके बाद आपको तैयार करें, आपको उसके बाद खड़ा करें, आप उसके बाद पढ़ाएंगे। तो जो पाठ प्रदर्शन हुआ, जो हमने एक पाठ का प्रदर्शन किया वही क्या है? पाठ प्रदर्शन है। उसके बाद है अनुवर्ग शिक्षण या अनुशिक्षण। अनुवर्ग शिक्षण को हम अधिनायकवादी या प्रभुत्ववादी में भी रखते हैं और प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक में भी रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यही है। क्यों है उसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अनुवर्ग शिक्षण ये होता है कि सजातीय छात्रों को इकट्ठा करके, सजातीय का मतलब जैसे क्लास में कई टाइप के बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, मीडियम क्लास के बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, तो इस टाइप के बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है और किसी एक शिक्षक को सौंप दिया जाता है कि आप इनको पढ़ाइए। तो एक जो टीचर होगा वो कमज़ोर बच्चों को पा जाएगा, एक टीचर होगा वो मध्यम बच्चों को पा जाएगा, एक टीचर होगा जो तेज बच्चों को पा जाएगा और उसी सजातीयता के आधार पे उनको अब शिक्षण दिया जाता है। तो अगर कमज़ोर बच्चों का ग्रुप जहाँ गया तो वो जो तेज बच्चे होते हैं उनसे भी तो कुछ सीखते हैं। अब उनके पास ऑप्शन कहाँ रह गया कुछ सीखने का? तो उस टीचर ने जो चाहा वो कर दिया, अलग सजातीय ग्रुप बना करके उनको शिक्षण कार्य करने के लिए भेज दिया उनके एक टीचर के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया वहाँ पे भी शिक्षण का प्रभुत्व हो, शिक्षक का प्रभुत्व हो गया। स्वामित्व अधिगम अभिक्रमित अनुदेशन, ये जो पांचों हैं
ये आते हैं अधिनायकवादी या प्रभुत्ववादी में। अब इसके इधर आइए, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक आप शिक्षण आयु में, तो प्रश्नोत्तर जो सुकराती विधि जिसको भी कहा जाता है, अन्वेषण का मतलब खोज होता है, अनुसंधान होता है, योजना विधि जिसको किलपैट्रिक ने दिया है, सामूहिक वाद विवाद विधि, भूमिका निर्वाह अनुकरणीय विधि आपको बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि भी आपको पढ़ाया जा चुका है, अनुसंधान विधि भी आपको पढ़ाया जा चुका है। यानी इसमें से अधिकतर विधियां आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। उसको जा करके आपको हमने बताया है कि जो भी चैप्टर आपको जो भी टॉपिक नहीं मिलता है, एशियन ग्लोरी उस टॉपिक का नाम लिख के आप खोज लीजिए। एशियन ग्लोरी उस टॉपिक का नाम लिख के आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मौजूद है पहले से, वो बहुत सारा वीडियो पढ़ चुका है। आप कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो नहीं पढ़ा हुआ है। क्रियात्मक अनुसंधान, कई लोग कहे कि उसको पढ़ा दीजिए, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। आप केवल एशियन ग्लोरी उस टॉपिक का नाम लिख करके आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो ये लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु है और ये अधिनायकवादी या प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु है। जब हम शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे तो इन सारे शिक्षण विधियों का चर्चा एक बार हम करेंगे आपसे। इधर वाली भी शिक्षण विधियां हैं, इधर वाली भी शिक्षण विधियां हैं। इसके एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि बाल केंद्रित उपागम एवं शिक्षक केंद्रित उपागम। तो बाल केंद्रित उपागम का मतलब प्रणाली होता है कि प्रणाली क्या होता है, सिस्टम, किस सिस्टम से हम काम करते हैं जो बाल केंद्रित होता है, और किस सिस्टम से हम काम करते हैं कि वो शिक्षक केंद्रित होता है। तो थोड़ा बहुत आप इससे भी समझ सकते हैं। बाल केंद्रित उपागम का मतलब जो बाल केंद्रित शिक्षण विधियां हैं वो बाल केंद्रित शिक्षण उपागम के अंतर्गत आती हैं, और जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां हैं वो शिक्षक केंद्रित उपागम में आती हैं। तो यहाँ पे उसी को नाम दिया गया अधिनायकवादी या प्रभुत्ववादी, और यहाँ पे लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु इसको नाम दिया गया है, जिसको हम छात्र केंद्रित उपागम और शिक्षक केंद्रित उपागम के नाम से भी जानते हैं। उस आपको हम एक दिन फिर से दोबारा उसको आपको हम समझा देंगे। लेकिन यहाँ आपको समझना है कि अधिनायकवादी या प्रभुत्ववादी का मतलब जहाँ पे शिक्षक का सर्वाधिकार होता है, शिक्षक ही प्रभुत्व अपना दिखाता है, शिक्षक जैसा चाहता है वैसा करता है। और प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो शिक्षण आयु होता है उसमें बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके बच्चे की रुचि, बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की क्षमता, बच्चे की योग्यता और बच्चा के मानसिक आयु, मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए जब हम उसको शिक्षण कार्य करते हैं तो जो शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं उसी शिक्षण विधियों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। ये आपको जानना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। आपको इसी तरीके से डेली रोज़ दिन में 2 बजे और रात को 9 बजे एक लाइव क्लास मिलता है, और बीच बीच में हम शाम के टाइम अगर हमारे पास मौका रहा तो आपको जो विभिन्न विषयों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अभी तक हमने कई विषयों के टॉपिक को शेयर किया है, कुछ विषय बाकी हैं जिसको करना है। अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, कृषि, इस टाइप के जो विषय हैं वो इतिहास वो बचा हुआ है, तो उसको हम एक एक करके आपको जल्दी से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपके काम का हो तो कमेंट जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। देखते हैं 500 1000 लोग और लाइक रहता है 20 ठो, तो इससे ये लगता है कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है। तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।